आप सुन रहे हैं विल बुक बाय विल स्मिथ और मार्क मैनसन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। विल एक आत्मकथा है जिसमें विल स्मिथ अपनी जिंदगी के संघर्ष, डर, सफलता और असफलताओं के बारे में खुलकर बात करते हैं। ये सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के अंदर की यात्रा है, डर से साहस तक। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप फिल्मों के पर्दे पर, टीवी स्क्रीन पर और संगीत के चार्ट पर देखते सुनते आए हैं। ये वही चेहरा है जो हंसी के धमाकों से सिनेमा घर गूंजा देता है। वही आवाज है जो गेट इन जिगी विद इट पर पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर देती है। लेकिन आज मैं आपको उस पर्दे के पीछे की कहानी बताऊंगा, उस मुस्कान के पीछे छिपे डर की, उस शानदार करियर के पीछे की टूटन की और उस आत्मविश्वास के पीछे की उस अंतहीन यात्रा की जिसने विल स्मिथ को विल स्मिथ बनाया। ये कहानी है उनकी खुद की, उनके शब्दों में, उनके साथी लेखक मार्क मैनसन के साथ। हमारी कहानी शुरू होती है जैसा कि सभी महान कहानियां शुरू होती हैं, बचपन से। लेकिन ये कोई साधारण बचपन नहीं था। विल बताते हैं कि उन्होंने हमेशा खुद को एक कायर समझा। उनकी ज़्यादातर यादें डर की हैं, दूसरे बच्चों से डर, चोट लगने का डर, कमज़ोर दिखने का डर। लेकिन सबसे बड़ा डर था उनके पिता का। उनके पिता विलार्ड कैरोल स्मिथ सीनियर, जिन्हें परिवार में डैडियो कहा जाता था, एक जटिल शख्सियत थे। वे उत्तरी फिलाडेल्फिया की सड़कों पर बड़े हुए एक कठोर, मेहनती आदमी थे। उन्होंने अपनी खुद की रेफ्रिजरेशन और आइस कंपनी खड़ी की थी और उनके लिए अनुशासन, आदेश और मेहनत ही सब कुछ था। वे अपने परिवार को एक पलटन की तरह चलाते थे। घर के काम मिशन होते थे और मिशन में असफलता का मतलब था सजा। डैडियों का मानना था कि डर ही बच्चों को इस कठोर दुनिया में जीने के लिए तैयार करता है। लेकिन इसी अनुशासन के साथ साथ डैडियों के अंदर एक अंधेरा पक्ष भी था, शराब और गुस्सा। विल की सबसे भयानक याद उनकी मां कैरोलिन के साथ हुई घटना है। वह सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता को अपनी मां के सिर पर इतनी जोर से मुक्का मारते देखा कि वह गिर पड़ी। विल उस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, बिल्कुल स्तब्ध। वह कुछ नहीं कर पाए। उनका छोटा भाई हैरी, जो सिर्फ 6 साल का था, आगे आया और डैडियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर हटा दिया गया। उनकी बहन एलेन अपने कमरे में भाग गई और रोने लगी। लेकिन विल, जो मां के सबसे बड़े बेटे थे, सिर्फ देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन, उस पल में विल स्मिथ के अंदर एक गहरी शर्म और अपराध बोध ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी मां से एक चुप्पी सा वादा किया, एक दिन मैं प्रभारी बनूंगा और यह सब फिर कभी नहीं होगा। लेकिन साथ ही उनके मन में यह धारणा भी बैठ गई कि वह एक कायर हैं जो अपनी मां की रक्षा नहीं कर सके। यह भावना, ये कायर का लेबल, आने वाले वर्षों में उनकी हर सफलता के पीछे एक स्याह परछाई की तरह बना रहा। डैडियों के इसी डर के माहौल में विल ने एक ऐसा हथियार विकसित किया जो जीवन भर उनका साथी बना, प्रदर्शन। उन्होंने देखा कि जब वो डैडियों को हंसा देते थे तो घर में शांति रहती थी, माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। प्रदर्शन, हास्य, सबको खुश रखने की ये कोशिश उनके लिए सुरक्षा का एक जरिया बन गई। ये उनका अंकल फ्लफी पक्ष था, वो सबसे प्यारा, सबसे मजाकिया लड़का जो सबको खुश रखना चाहता था। स्कूल में भी वही हुआ। वो हमेशा फनी गाय थे। हंसी उनके लिए सुरक्षा थी, दोस्ती थी, प्यार था। विल का बचपन एक त्रिकोण में भी था। एक तरफ डैडियो थे जिनके लिए अनुशासन और मेहनत सबसे ऊपर थी। वह दीवार का उदाहरण देते थे, दीवार की चिंता मत करो, सिर्फ एक ईंट बिछाओ और उसे एकदम सही बिछाओ। दूसरी तरफ उनकी माँ थीं, जिनके लिए शिक्षा और ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार था। और तीसरी तरफ उनकी दादी, जिन्हें वे गीगी कहते थे। गीगी उनके लिए भगवान के प्यार की मूर्ति थी। उनके लिए प्यार करना, सेवा करना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म था। गीगी की गोद में बैठकर उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बिना किसी प्रदर्शन के, सिर्फ अपने होने के कारण वह प्यार के योग्य हैं। लेकिन स्कूल और मोहल्ले की दुनिया अलग थी। वे पतले, अजीब कपड़े पहनने वाले और बहुत ज़्यादा बात करने वाले लड़के थे। उनके कान बड़े थे, वे गणित और विज्ञान पसंद करते थे और उनकी कल्पना शक्ति इतनी तेज थी कि कभी कभी वे हकीकत और कल्पना में फ़र्क भूल जाते थे। वे अपनी एक काल्पनिक दुनिया में खोए रहते थे। इससे मोहल्ले के बच्चे उन्हें झूठा कहने लगे। उनके साथ मारपीट होती, उन्हें धक्के मिलते। वो हर जगह अलग थलग थे। अपने काले मोहल्ले में वो काफ़ी ब्लैक नहीं थे और कैथोलिक स्कूल में वो सिर्फ काले बच्चे थे। फिर आया उनका हाई स्कूल का पहला दिन, ओवरब्रुक हाई में। नए स्कूल की भीड़ और अपनेपन की चाह में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी पूरी दुनिया बदल गई। उन्होंने कैफेटेरिया में खड़े होकर ऐलान किया, देखो मैं आ गया हूं, अब तुम सब आराम कर सकते हो। भीड़ ने उनकी बात को गंभीरता से न लिया, लेकिन एक लड़के ने उन्हें चुनौती दे दी। विल ने उसे तुरंत जवाब दिया और कुछ ही पलों में उस लड़के ने उनके सिर पर ताला दे मारा। विल बेहोश हो गए। ये उनके लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन इसी घटना ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई। उस रात घर पर गीगी ने उनसे कहा, तुम जानते हो, अगर तुम थोड़ा कम बात करते
तो शायद इन चोटों को आते हुए देख सकते थे। ये एक सीधा सादा वाक्य था, लेकिन विल के दिमाग में एक बीज बो गया। उन्होंने समझ लिया कि उनकी बातों में अपार ताकत है। उन्होंने गीगी के कहने पर अपने रैप में गालियां देना बंद कर दिया और उस दिन से उनका एक नया जीवन शुरू हुआ। वह बन गए फ्रेश प्रिंस। ओवरब्रुक हाई में उनकी मुलाकात हुई क्लेरेंस होम्स से, जो बाद में रेडी रॉक्सी के नाम से मशहूर हुए। रेडी रॉक बीट बॉक्स करते थे और विल रैप करते थे। साथ में उन्होंने एक अजय जोड़ी बना ली। विल का मजाकिया अंदाज और रेडी रॉक की लयबद्ध धड़कनें उन्हें हर रैप बैटल में विजयी बनाती थी। एक बार एक टीचर ने उन्हें फ्रेश प्रिंस कहकर बुलाया और यह नाम उनके साथ चिपक गया। विल की पहली सच्ची मोहब्बत थी मेलानी पार्कर। उनके लिए वह टूटा हुआ फरिश्ता थी जिसे वह संभालना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए अपनी पहली फिल्मों की कमाई, अपने पहले घर का सपना देखा। लेकिन यह प्यार भी उनके लिए एक और प्रदर्शन बन गया। उन्हें अपनी सहेली की खुशी में अपनी पहचान ढूंढनी थी। असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात जेफरी टाउन से हुई, जिन्हें दुनिया जैजी जेफ के नाम से जानती है। 1986 में एक पार्टी में विल और जेफ पहली बार साथ में खेले। विल का रैप और जेफ की अद्भुत डीजिंग ने कमाल कर दिया। वह रात उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शामों में से एक थी। उन्होंने एक जोड़ी बनाई, डीजे जैजी जेफ और द फ्रेश प्रिंस। उनका पहला बड़ा ब्रेक न्यूयॉर्क में न्यू म्यूजिक सेमिनार बैटल फॉर वर्ल्ड सुप्रीमेसी से मिला। जेफ ने उस प्रतियोगिता में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डीजे को पीछे छोड़ते हुए खिताब जीता। उसी रात विल ने पहली बार महसूस किया कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहते। वह इस संगीत की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे थे। उनका पहला सिंगल गर्ल्स एंड नथिंग बट ट्रबल रेडियो पर बजने लगा। विल उस वक्त आइस बैक कर रहे थे। अचानक रेडियो पर उनकी ही आवाज सुनकर वह स्तब्ध रह गए। वो दौड़कर बाहर आए और चीखने लगे, ये मैं हूं, ये मैं हूं। वह पल उनकी जिंदगी का सबसे शुद्ध आनंद था। उनकी माँ उनके साथ रेडियो सुन रही थीं और डर के मारे सुन्न थीं, लेकिन विल को यकीन था कि उनका रास्ता सही है। इस सफलता ने उन्हें एक नई दुनिया में धकेल दिया। पहला टूर, पब्लिक एनिमी और दो लाइफ क्रू जैसे दिग्गजों के साथ मंच साझा करना, अलग अलग शहरों की रौनक, और साथ में अपने दोस्त जेएल जेम्स लासेटर जो उनके मैनेजर बने, चार्ली मैक जो उनके सिक्योरिटी गार्ड और सबसे अच्छे दोस्त बने, और ओमार जो उनके डांसर थे। ये उनके लिए एक नए परिवार की शुरुआत थी। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। उनके पहले रिकॉर्ड लेबल वर्ड अप रिकॉर्ड्स के मालिक डाना गुडमैन के साथ कानूनी झंझट शुरू हो गए। उन्हें पता चला कि उन्होंने 18 साल की उम्र से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कानूनी तौर पर मान्य नहीं था। डाना ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन डैडियो ने उनकी पीठ थामी। डाना के पास बंदूक थी, लेकिन डैडियो ने उसके सामने अपनी पीठ फेर ली। उन्होंने विल को सिखाया, डर के मारे जीने से मर जाना बेहतर है। ये सब होते हुए भी विल और जेफ का दूसरा एल्बम ही इज द डीजे, आई एम द रैपर धूम मचा गया। उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। हालांकि उन्होंने उस समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि रैप श्रेणी को टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया था। ये उनके लिए गर्व और विद्रोह का संयुक्त क्षण था। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ी वैसे वैसे उनकी जिंदगी में उथल पुथल भी बढ़ती गई। उनकी पहली प्रेमिका मिलानी के साथ उनका रिश्ता टूट गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। उन्होंने अपने दर्द को दबाने के लिए पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक कारें खरीदी और जीवन की तमाम भौतिक सुखों में डूब गए। उन्होंने अपना पहला घर खरीदा जिसमें बेडरूम में जकूजी थी। वह अपने दर्द को भूलने के लिए खुद को काम में झोंक देना चाहते थे, लेकिन यही काम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन गया। तीसरे एल्बम एंड इन दिस कॉर्नर की रिकॉर्डिंग के लिए वे बहामास गए। वहां उन्होंने काम से ज्यादा पार्टी की। जेल ने चेताया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिरकार डैडियो को फोन आया। वह सीधे बहामास आ पहुंचे और स्टूडियो से सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने विल और जेफ को कड़ी फटकार लगाई। ये घटना विल के लिए बहुत शर्मनाक थी। एल्बम फ्लॉप हो गया और उनके करियर में पहली बड़ी गिरावट आई। साथ ही उन्होंने टैक्स नहीं भरा था और आईआरएस ने उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली। वह बिल्कुल टूट चुके थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई टन्या मूर से और वे लॉस एंजल्स चले गए। लेकिन यहाँ भी उनकी पहचान धूमिल हो गई थी। वह फिल्मी दुनिया में एक नामचीन रैपर से कमतर हो गए थे। एक रात वह यूरोपियन यूनियन ईयू बैंड के शो में गए, लेकिन बाउंसर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। शो के मुख्य गायक शुगर बियर ने उनकी तरफ देखा और अंदर चले गए। ये उनके जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था। उस रात लॉस एंजल्स की सड़कों पर चलते हुए उन्होंने फैसला किया, ये फिर कभी नहीं होगा। इसी बीच उनकी मां ने तलाक के कागजात दाखिल कर दिए थे और डैडियो को बकाया चाइल्ड सपोर्ट देना था। विल ने खुद अपनी मां को चाइल्ड सपोर्ट दिया। यह एक विचित्र स्थिति थी, लेकिन उनके परिवार के टूटे हुए रिश्तों को दर्शाती थी। इन सब के बीच विल ने एक दिन अपने दोस्त बकी से पैसे उधार लिए और लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी। उनका सामान एक टेस्टी केक बटर स्कॉच क्रिम्पेट के पैकेट में छुपा था। बकी ने उन्हें दिए पैसे और कहा, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, हम बस अलग अलग जगहों पर पैदा हुए हैं। विल उस रात लॉस एंजल्स पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद बकी की हत्या कर दी गई। ये विल के जीवन का एक और बड़ा सदमा था।
लॉस एंजल्स में उनकी मुलाकात तन्या मूर के साथ रह रही थी। तन्या ने उनसे पूछा, तुम क्या करने वाले हो? उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम आर्सेनियो के शो में जाओ। विल ने विरोध किया, लेकिन आखिरकार मान गए। द आर्सेनियो हॉल शो के बैकस्टेज पर उनकी मुलाकात बेनी मदीना से हुई। बेनी ने पूछा, क्या तुम अभिनय जानते हो? विल ने, जैसा कि उनकी आदत थी, बिना सोचे कह दिया, हाँ बिल्कुल। कुछ समय बाद एक रात डेट्रॉइट में उनके होटल के कमरे में फ़ोन आया। जेल ने कहा, क्विंसी जोन्स तुमसे बात करना चाहते हैं। विल को समझ नहीं आया कि दिग्गज संगीत निर्माता क्विंसी जोन्स उनसे क्या बात करना चाहते हैं। जेल ने बताया कि बेनी मदीना ने उनसे कहा था। विल ने फ़ोन उठाया। क्विंसी ने उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में लाया। विल उसी रात डेट्रॉइट से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हो गए। क्विंसी की पार्टी में दिग्गज सितारों की भीड़ थी। स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टीवी वंडर, लायनेल रिची। विल डर के मारे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन क्विंसी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हम एक टीवी शो बनाने की सोच रहे हैं जिसमें एक फिलाडेल्फिया का लड़का बेवर्ली हिल्स में रहने चला जाता है। विल ने मना किया, कहा कि वह तैयार नहीं है। क्विंसी ने उनसे पूछा, तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 हफ्ता? 2 हफ्ते? लेकिन आज रात जितने लोगों को हाँ कहना है वे सब यहाँ मौजूद हैं। विल ने हामी भर दी। उन्होंने 10 मिनट में एक ऑडिशन दिया और पूरे कमरे से तालियां बटोरी। उसी रात क्विंसी जोन्स, बेनी मदीना और एनबीसी के प्रमुख ब्रैंडन टाटिकॉफ के बीच एक नए टीवी शो के लिए करार हुआ, द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। शो का प्रीमियर 1990 में हुआ और यह तुरंत हिट हो गया। विल स्मिथ अब एक टीवी स्टार थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उन्होंने फिल्मों में जाने का फैसला किया। जेल के साथ मिलकर उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार बनना। उन्होंने स्क्रीन प्ले पढ़े, फिल्मों का विश्लेषण किया और उन 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो मूवी स्टार बनाती हैं: लड़ाई, हंसी और सेक्स। उन्होंने जोसेफ कैम्पबेल की द हीरो विद 1,000 फेसेस पढ़ी और हीरोज जर्नी को अपना मंत्र बना लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी फिल्में करेंगे जो दर्शकों को भावनात्मक यात्रा पर ले जाएं। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी बैड बॉयज, एक 995 मार्टिन लॉरेंस के साथ। फिल्म सफल रही, लेकिन असली तूफान आया इंडिपेंडेंस डे, एक 996 से। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई, बल्कि विल स्मिथ को एक नई पहचान दी, एक एक्शन हीरो की। उन्होंने विदेशी बाजारों में भी फिल्म का प्रचार किया, यहाँ तक कि वहाँ संगीत कार्यक्रम भी किए। उनका सूत्र था, फिल्म को बढ़ावा मत दो, खुद को बढ़ावा दो। यह रणनीति काम कर गई। मेन इन ब्लैक 1997 के साथ उन्होंने बिग विली वीकेंड का नारा दिया और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। वो दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार बन गए। लेकिन इस सफलता के साथ ही उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। पहले उनकी शादी शेरी जैम्पिनो से हुई। उनके बेटे ट्रे का जन्म हुआ, लेकिन ये शादी जल्दी ही टूट गई। विल ने अपनी मां के साथ हुए दुर्व्यवहार की पीड़ा को शायद शेरी पर भी उतारा। एक बार गुस्से में उन्होंने उससे कहा, शायद एक दिन तुम कुछ लायक हो जाओगी। ये वाक्य उन्हें आज भी पछतावा देता है। शेरी से अलग होने के बाद उनकी मुलाकात हुई जाड़ा पिंकेट से। जाड़ा उनके लिए एक अनुभव थी। वो पहली बार किसी ऐसी औरत से मिले जिसने उनके सामने खुद को रखा, उनकी परछाई नहीं बनी। वो उनके सपनों की रानी थी, लेकिन उनके सपनों को जीने की अपनी एक राह भी थी। उनकी शादी 1997 में हुई। जाड़ा ने अपने दिल में एक बात रख ली, शायद वह उस परफेक्ट पिक्चर का हिस्सा थी जो विल ने अपने दिमाग में बना ली थी। वह उनकी प्लेस होल्डर वाइफ थी। विल ने अपने परिवार के लिए हर लेक नाम का एक विशाल रैंच खरीदा जहां सब एक साथ रहे। ये उनका साउथ फोक था, उनका डलास का सपना। लेकिन जाड़ा इस जगह को नहीं चाहती थी। वो एक छोटा सा फार्म चाहती थी, शांत जीवन। ये उनका दूसरा बड़ा समझौता था। विल की सफलता का सिलसिला जारी था, लेकिन उनके घर में अशांति बढ़ रही थी। उनकी बेटी विलो ने एक दिन अपना सिर मुंडवा लिया। उसने कहा, पापा, तुम अपने दिमाग में एक परिवार की तस्वीर बनाए रखते हो और वह हम नहीं है। ये बात विल के दिल में उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि वो अपने परिवार की भावनाओं को दरकिनार कर रहे थे। उनके लिए भावनाएं 7वें नंबर पे थीं। पहले भोजन, आश्रय, सुरक्षा, बुद्धि, ताकत, उत्पादकता और फिर भावनाएं। उनका मानना था कि अगर पहली 6 चीजें सही होंगी तो भावनाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। यही वह बिंदु था जहां उनकी और उनके परिवार की राहें अलग हो रही थीं। फिल्म आफ्टर अर्थ 2013 उनके लिए अपने बेटे जडिन के साथ काम करने और उनके रिश्ते को सुधारने का एक अवसर थी, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जेडिन की आलोचना हुई और उनके मन में अपने पिता के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो गई। उसी समय जाड़ा के 40वें जन्मदिन पर विल ने एक भव्य पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने जाड़ा के परिवार के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उनकी दादी की आवाज़ की टेप चलाई। लेकिन जाड़ा ने इस सबको अहंकार का सबसे घिनौना प्रदर्शन बताया। उस रात उनके बीच बहस हुई और विल ने बीच बचाव किया। वह चिल्लाई, बस करो, तुम दोनों इसे सुलझाओ। यह उनके जीवन का सबसे बुरा पल था। उन्होंने और जाड़ा ने फैसला किया कि वे अलग हो रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को आज़ादी दे दी।
विल ने कहा, मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करके थक गया हूं। अब तुम जाओ और खुद को खुश करो। ये उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस अलगाव के दौरान विल ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की। वे त्रिनिदाद गए, जहां उन्होंने पहली बार समुद्र में तैरना सीखा। उन्होंने माइकेला बोहम नाम की एक थेरेपिस्ट से काम करना शुरू किया। माइकेला ने उनके भीतर के दो व्यक्तित्वों को पहचाना, अंकल फ्लफी जो सबको खुश करना चाहता था, और द जनरल जो क्रोधित हो जाता था। उन्होंने विल को बताया, जब तक तुम किसी औरत की स्वीकृति के लिए काम करते हो, तब तक तुम आज़ाद नहीं हो सकते। विल ने ध्यान करना शुरू किया, किताबें पढ़ी और अपने अंदर झांका। एक रात एयाहो आस्का नामक एक पवित्र पौधे के सेवन के बाद उन्हें एक दर्शन हुआ। उन्होंने अपने भीतर एक असीम सुंदरता देखी। एक आवाज ने कहा, ये कोई जगह नहीं है, ये तुम हो। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, वह स्वयं पर्याप्त है। जब डैडियो की तबीयत बिगड़ी तो विल उनके पास फिलाडेल्फिया लौट आए। डैडियो को 6 हफ्ते की जिंदगी बची थी। विल ने द तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग पढ़ी और उन्हें बताया कि वो उनके बिना भी ठीक रहेंगे। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा किया पापा, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। उनकी आखिरी मुलाकात फेस टाइम पर हुई। डैडियो ने कहा, जो मैंने इस मूर्ख को नहीं बताया वह आज रात मुझसे नहीं सीखेगा। उन्होंने हंसी बांटी और फिर डैडियो ने आखिरी सांस ली। विल ने उनके अंतिम संस्कार में जाड़ा के साथ बैठकर सोचा, एक दिन हम में से एक दूसरे को अलविदा कहेगा। मैं कैसा अंत चाहता हूँ। उन्होंने और जारा ने अपने रिश्ते को एक नया रूप दिया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे से पूरी तरह बंधे हैं, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। वे अलग हो गए लेकिन साथ रहे। उनके लिए ये रिश्ता एक स्कूल ऑफ लव था, जहां वे सीख रहे थे कि बिना शर्त कैसे प्यार किया जाता है। आज विल स्मिथ 50 साल के हो गए हैं। उनकी कहानी अब भी जारी है। ये कहानी एक डरपोक बच्चे की है जो दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बना, एक पिता जिसने अपने बच्चों से प्यार करना सीखा, एक पति जिसने अपनी पत्नी को आज़ादी दी, और एक इंसान जिसने खुद को खोजा। उनके पिता ने उन्हें एक बार सिखाया था, दीवार की मत सोचो, सिर्फ एक ईंट बिछाओ। विल ने जीवन भर यही किया, एक ईंट, फिर एक ईंट, और फिर एक ईंट, और उन्होंने वह दीवार खड़ी कर दी जिसका नाम है विल स्मिथ। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।